अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर प्रोनाउन के मुतल्लिक है और उससे पहले ये हमारी असेसमेंट एक्सरसाइज है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम खड़े कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हम प्रोनाउन को जो है वो बड़ी डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। इसमें आई क्या है जी? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। So I is a subjective pronoun. ठीक है. The woman who is standing over there is my sister. What is who in that sentence? Possessive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, or indefinite pronoun. So it's a relative pronoun. I hurt myself while playing football. So what is this? Is it a intensive pronoun, possessive pronoun, relative pronoun या reflexive pronoun? So it's a reflexive pronoun. All of the oranges were juicy. What is this? Indefinite pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun या personal pronoun? So it's an indefinite pronoun. They baked the cake themselves. Intensive, possessive, reflexive या relative? So basically it is an intensive pronoun. Next sentence. What is your name? Distributive pronoun. What इसमें क्या है जी? Distributive pronoun है, personal pronoun है, interrogative pronoun है, ये question pronoun है. So it is interrogative pronoun. There is nothing in the box. What is nothing? Indefinite pronoun है, intensive है, negative है, या none of these. So it's an indefinite pronoun. She gave the book to me. What is this? Personal pronoun, objective, and be both, या none of these. So इसमें right option है जी and be both. अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बड़ी डिटेल के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको इन चीज़ों में किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल आपके लिए. अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली ये हमारी इंग्लिश राइटिंग वर्कशॉप है जिसका आज दूसरा लेक्चर है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब लेक्चर्स होंगे. अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा रहे हैं. पहला लेक्चर नाउन पे हो गया, एक कंप्लीट बड़ा डिटेल्ड सा. आज प्रोनाउन पे हो जाएगा. आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस किस्म के लेक्चर्स हैं. देन वी वुड मूव टूवर्ड वर्ब एंड देन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करके फिर फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफ राइटिंग, उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये तमाम चीज़ें फिर ऐसे पे हम आ जाएंगे. वो लंबी बात है. सो आए जी आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं विच इज़ प्रोनाउन. सो आज हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, फिर उसकी दो टाइप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें जो है वो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर हम ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देख लेंगे जी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, जबकि पूरी तरह हम इन चीज़ों को आकर देखेंगे इस जगह पर. अच्छा, फिर हम एक और चीज़ देखेंगे प्रैक्टिकल यूज़ इन प्रिसाइज राइटिंग. जब आप भले CSS का एग्ज़ाम दे रहे हो, आइल्स में बैठे हुए हो, UPSC में हो, प्रेसी राइटिंग आपको करनी पड़ती है. और प्रेसी राइटिंग में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सैम्पल पैराग्राफ. फिर हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. अच्छा जी, सो प्रोनाउन बेसिकली क्या चीज़ है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन. ठीक है जी, रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन्स आर बेसिकली यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन. ठीक है जी. So let's jump straight into the types of the pronoun.
अच्छा जी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन दोनों में नोट करने वाली चीज़ ये है कि इसमें प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है और इसमें प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, और बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी। अभी एग्जांपल से आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही क्या है? व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? ही कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? दे कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, शी गेव द बुक टू मी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जो वर्ब का एक्शन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो रिसीव कर रहा होता है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो वर्ब होता है। दे आर हेल्पिंग अस, द टीचर कॉल्ड हिम। सो these are the subjective pronouns and these are the objective pronouns। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अब इस सेंटेंस में जो यू है वो एक्ट कर रहा है एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑन दी अदर हैंड, इसमें जो यू है वो एक्ट कैसे कर रहा है जी? एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो आपने कभी भी किसी वर्ड को याद नहीं रखना कि ये वर्ड जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आपने हमेशा उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। when the pronoun is the object of a sentence, objective pronoun। चलें जी अपनी अगली टाइप की तरफ जाते। क्या डेफिनेशन है जी इसकी? यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप और पोजीशन। ऑनरशिप और पोजीशन, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम इसे एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे तो एक सेकंड में हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो इन सिंपल एग्जांपल्स में कहाँ है जी पोजेसिव प्रोनाउन? कहाँ है ऐसे वर्ड जो पोजेशन या ऑनरशिप शो कर रहे हैं? द रेड कार इज़ माइन, मेरी है, ऑनरशिप पोजेशन शो कर रहा है। पेन तुम्हारा है, बुक उसकी है, पेन उसका है। माई। So these are the words which are showing possession। So इस किस्म के वर्ड जो कभी भी possession या ownership को शो करें, क्या होते हैं जी? possessive pronoun। demonstrative pronoun क्या होता है जी? these pronouns point to specific people or things। point to specific people or things। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि these pronouns point to specific people, तो ये किस तरह के पॉइंटर होते हैं? अभी देखिए, ये बता रहा है दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट पॉइंट आउट कर रहा है, दैट
is my car. Those birds, वो वाले birds, can you pass me these pens? That young man. So these are the kind of the words which can be referred to as demonstrative pronouns. Why? Because these are pointing to specific people or things. These are pointing to specific people or things. Okay जी. Now let's jump into the most important topic according to me, as far as pronoun is concerned, और वो टॉपिक है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन. अच्छा, ये वो जगह है, ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज रखती है. किस तरह? चलिए हम पहले इनकी डेफिनेशंस ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद हम इनके दरमियान का जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट. और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन. सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने के काबिल है वो है रिफ्लेक्ट. और इसमें जो चीज़ हमने नोटिस करनी है वो है एम्फेसाइज. बट ये चीज़ आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएगी. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आपको इन दोनों में फ़र्क ड्रा करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो मुझे बड़े टाइम के बाद मिली, वो थी ये चीज़. अब जब भी आप किसी भी टेस्ट में बैठे हों तो ये वो पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में डिफरेंस ड्रॉ करने में. और वो फ़र्क क्या है? जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से निकाल देते हैं, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, क्या होता है जी? द सेंटेंस लूजेज इट्स सोल. तो सेंटेंस अपनी सोल जो है वो खो देता है. कैसे खो देता है वो भी हम एग्जांपल्स में देखते हैं. ऑन द अदर हैंड, इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या सीन है? नथिंग नोटिसेबल हैपन्स व्हेन रिमूव्ड. जब आप इंटेंसिव प्रोनाउन को उसके सेंटेंस में से निकाल देते हो, अच्छा जी, अब ये आ गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स. अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा? रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट. और दूसरी चीज़ क्या देखी? व्हेन रिमूव द सेंटेंस लूजेस इट्स सोल. अच्छा, ये दोनों चीज़ें अब हम अप्लाई करके देखते हैं अपने एग्जाम्पल पे. सो आई वॉश्ड माई सेल्फ. अच्छा, क्या ये जो अच्छा, आई वॉश्ड माई सेल्फ में आप देखें कि जो वर्ब हुआ है, जो काम हुआ है, ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. क्यों? आई वॉश्ड माई सेल्फ, जो काम हुआ है वॉश करने का, आई वॉश्ड, बट आई वॉश्ड माई सेल्फ. माई सेल्फ रिफ्लेक्ट एक्शन किस पे कर रहा है? किसे धोया? खुद को ही धोया. अब इसमें आप देखें ही ऑलवेज टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो बातें करता है. किससे बातें करता है? हिमसेल्फ. हिमसेल्फ कौन है यहाँ पे? ही हिमसेल्फ है ना. माई सेल्फ कौन है यहाँ पे? आई माई सेल्फ है. आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग फॉर फुटबॉल.
आई हर्ट किसे हुआ जी? माई सेल्फ कौन है? आई, ठीक है जी। माई सेल्फ कौन है? आई बॉट एन एप्पल फॉर माई सेल्फ, मैंने सेब खरीदा, किसके लिए खरीदा? माई सेल्फ। अगेन माई सेल्फ कौन है? आई। सो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ जी? डूअर ऑफ एन एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। जो काम करने वाला है वही उस एक्शन का रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ये तो हो गई एक चीज़ कि रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। अब दूसरी चीज़ जो थी, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा देता हूँ, आई वॉश्ड वट, जब आपने माई सेल्फ को हटाया तो सेंटेंस ने जो है वो अपना जो क्लियर मीनिंग था वो खो दिया। ही टॉक्स, ही ऑलवेज टॉक्स। अब आप हिमसेल्फ को हटा दें तो वो किससे बातें करता रहता है? अब नहीं पता कि वो किसी और से बातें करता है या खुद से करता है या किसी जानवर से करता है। आई हर्ट माई सेल्फ को हटा दें, आई हर्ट होम वाइल प्लेइंग फुटबॉल, मैं उन्हें फुटबॉल खेलते हुए किसे हर्ट किया? अब जो सेंटेंस है वो उसने अपनी रूह जो है वो खो दी है। आई बॉट एन एप्पल किसके लिए लिया जी? फॉर माई सेल्फ को जब आपने हटा दिया तो सेंटेंस ने अपनी सोल लूज कर दी, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रोनाउन के हम एग्जांपल्स ड्रा करते हैं, उससे आपको बिल्कुल जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम इन सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि माई सेल्फ, themselves, himself, यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन क्यों है, जबकि यही चीज़ें यहाँ पे जो है वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ हुई हैं। तो कभी भी मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने लफ्ज़ याद नहीं करने की, जो माई सेल्फ है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव ही होगा। आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, आपने चीज़ों को इन डेप्थ समझना है, तभी आप जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी जॉब टेस्ट के लिए बैठे हुए या किसी भी टेस्ट के लिए बैठे हुए तो आप जो है उसमें कामयाब हो सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन का केस है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी? दे बेट, ये एम्फेसाइज कर रहा है इसको, ये एम्फेसाइज कर रहा है इसको। बट मुझे तो ये चीज़ अब वक्त के साथ साथ क्लियर होगी, बट इस डेफिनेशन पे मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी, अभी आपको भी कन्फ्यूजन होगी, बट इस चीज़ पे आप आ जाएं। नथिंग नोटिसेबल हैपन्स व्हेन रिमूव, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा दूँ, आई विल हैंडल द सिचुएशन, बात तो वही है कि हैंडल सिचुएशन को मैं नहीं करना है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आई माई सेल्फ विल हैंडल द सिचुएशन और आई विल हैंडल द सिचुएशन। दे बेक द केक देमसेल्व्स, अगर आप देमसेल्व्स को हटा दें, दे बेक द केक, केक उन्होंने ही बनाया, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि अगर इधर से मैं माई सेल्फ को हटाता हूँ तो आई हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, हर्ट हूम, क्वेश्चन पैदा होता है। यहाँ पे आप इसको हटा दें, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं पैदा होता। ही हिमसेल्फ को आप हटा दें, आपको फिर भी पता होगा कि ही फिनिश द मैराथन, ठीक है। तो ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा है, ये सिर्फ जोर डाल रहा है इस बात पे, ये सिर्फ बस वो जो है बस बात ये कि जुमले में ज़ोर डालने वाली बात है, ये कोई मकसद किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ नहीं होता। इसलिए जब इसको आप सेंटेंस से निकाल देते हैं, सो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रोनाउन इज़ रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको रिमूव कर दें और फिर आप देखें अगर तो कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन जो है रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। अब ये जो माई सेल्फ है इस पे धोने का एक्शन हो रहा है, ठीक है,
और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उस एक्शन को दोबारा। ज़ाहिर माई सेल्फ कौन है, आई है। हिमसेल्फ कौन है, बातें कर रहा हूँ खुद ही से। हिमसेल्फ कौन है, अब ही है। बट यहाँ पे ये सिर्फ जोर डाल रहा है दे पे, ठीक है। ये किसी किस्म का कोई एक्शन भी इसके ऊपर जो है वो एग्जर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे हमने माई सेल्फ के लिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी देख लिया और इंटेंसिव में भी देख लिया। हिमसेल्फ का भी वही हिसाब है। बट देमसेल्व्स के लिए हमने सिर्फ इंटेंसिव प्रोनाउन देखा और रिफ्लेक्सिव नहीं देखा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हम अगर हम देमसेल्फ को एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा जी। हाँ, they introduced themselves to the new NEIGHBOURS neighbors। अब ये देखें, ये जो themselves है, अच्छा एक और भी मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो themselves है वो यूज़ हो रहा है एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है? हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज़ देखी थी, ये वाली चीज़ तो है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंट्रोडक्शन के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा दे पे, और ये कॉन्ग्रेचुलेट करने के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा टीम पे। मगर एज अ स्टूडेंट मुझे पता है हम लोगों को यहाँ पे परेशानी आ जाती है। तो आप सिंपली ये करें, आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। व्हेन रिमूव्ड द सेंटेंस लूजेस इट्स सोल्स, व्हेन रिमूव्ड नथिंग नोटिसेबल हैपेंस। तो देखते हैं हम अगर रिमूव कर देते हैं, दे इंट्रोड्यूस्ड यहाँ से रिमूव कर दें टू द न्यू नेबर्स, तो सवाल पैदा होता है दे इंट्रोड्यूस्ड whom। अब देखें यहाँ पे था आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस सिचुएशन, हमने माई सेल्फ हटा दिया, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे आप देखें अगर देमसेल्व्स को आप हटाते हैं, दे इंट्रोड्यूस टू द न्यू नेबर्स, किससे इंट्रोड्यूस किया? द टीम मेंबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन देयर विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेटेड whom, ठीक है। तो ये चीज़ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। मैं जैसे ही एक सेंटेंस लिखता हूँ मुझे फील हो रहा होता है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट व्हेन आई स्टार्टेड मुझे ये मसला बहुत ज़्यादा होता था। इस मसले का हल ये है कि आप उस चीज़ को रिमूव करके देखें। अगर तो वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन, जुमला अपनी सोल, जुमला अपनी जो है वो असलियत को खो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर सेंटेंस पे किसी किस्म का कोई असर भी नहीं पड़ रहा तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब हम इससे अगली एग्जांपल देखते हैं, अगली टाइप देखते हैं प्रोनाउन की। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू इंडिविजुअल्स और आइटम्स separately or one at a time within a group. They emphasize the distribution or individuality of the subjects. इसका मतलब क्या है जी? इंतहाई आसान चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा जी, अब इन एग्जांपल्स में हम क्लियरली देख सकते हैं ईच, आइदर, वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो आर यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल्स और आइटम्स सेपरेटली, जो किसी भी चीज़ को ये सेपरेटली पॉइंट आउट कर रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से हर एक, या वन एट अ टाइम, ठीक है। आइदर, इन दोनों में से एक एट अ टाइम आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बोथ, दोनों, बोथ ऑफ द कैट्स, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, ऑल ऑफ द कुकीज। सो ये सारे वर्ड जो हैं वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। अच्छा,
इसके बाद आ जाता है जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, प्रोनाउंस में रिलेटिव प्रोनाउन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। इससे पहले हमने इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे और उनके दरम्यान डिफरेंस देखा। वो जो चीज़ थी, एक तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर कंसर्न। सो चलें जी, देखते हैं। और हम आज जिस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको कभी भी आप किसी भी टेस्ट में बैठे हुए आप रिलेटिव प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन में या यूज़ में या किसी भी तरह जो है आप रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में मार खा जाएं। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट, देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट introduces a dependent clause and connects it to the main clause in a sentence। ठीक है जी, ये क्या करता है? introduces a dependent clause and connects it to the main clause in a sentence। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इस चीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो आपको आगे इसका कॉन्सेप्ट समझने में मदद देगी, ये चीज़ आपको हर जगह मिल जाएगी। जब मुझे भी ये चीज़ मिली तो इस चीज़ ने कभी भी मेरे कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर नहीं किए जितना फ़ायदा मुझे इस चीज़ ने दिया। वो क्या चीज़ है जी? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के अंदर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ठीक है। बट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये क्लॉज मेन क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इसका छोटा सरसरी सा हम इतना देख लेंगे कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन समझ आ जाए। बाकी क्लॉजेज, फ्रेजेस, इनकी टाइप्स, ये आगे इस पे आप कंप्लीट आगे आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें आपके बिल्कुल सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लॉजेज और फ्रेजेस को लेके हल हो जाएंगे। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जो क्लॉजेज और फ्रेजेस होती हैं। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स जी। एग्जांपल्स की मदद से जो है वो चीज़ एज अ स्टूडेंट मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अच्छा जी, ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ गई और अब हम इनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। यहाँ पे हमें डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट टू द मेन क्लॉज। तो यहाँ पे अभी मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ कि ये क्या, अभी विद इन अ मिनट आपको पता चल जाएगा। बट ठीक है जी, ये है आगे डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये इसको जोड़ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। अभी हम ये चीज़ देखते हैं, बस अभी सिर्फ आपको सरसरी सा अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। इस चीज़ को, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, विच, दैट, ये इसको जोड़ रहा है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। अभी हम देखते हैं जी, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। पहले सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? वो है जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है सेंटेंस में जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना कर रहा हो। आप जब देखते हैं ना जी, द वुमन इज माय सिस्टर, बात कंप्लीट हो गई। अब ये है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये हु क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको जोड़ना मेन क्लॉज के साथ। इसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? इस रिलेटिव प्रोनाउन का काम है ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है
इसको जोड़ना इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के साथ, ठीक है। अब आप आगे देखें, द डॉक्टर वॉज अ नाइस पर्सन, ठीक है, बात कंप्लीट हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप ये देखें whom I visited yesterday, ठीक है, अगर पीछे ये बात ना लिखी हो द वुमन इज माई सिस्टर या द डॉक्टर वॉज अ नाइस पर्सन या द बुक इज़ फैसिनेटिंग, ये सारी चीज़ें ऑन देयर ओन स्टैंड कर सकती हैं अगर पीछे ये ना हो। अब आप देखें हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर, whom I visited yesterday, which I borrowed from the library, ये बातें अपने आप पे स्टैंड नहीं कर रही, इन बातों का कोई मकसद बन ही नहीं रहा तब तक जब तक कि आपको ये नहीं पता कि ये किससे रिलेट कर रही हैं, इनका मेन क्लॉज ये किसके बारे में बात हो रही है। तब ये दरकार हुआ ना जी कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये देखें, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड कनेक्ट्स इट टू दी मेन क्लॉज, और इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इन दी मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में जो नाउन है उसके बारे में ये क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे नाउन ये देखें, वुमेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी वुमेन, जो वहाँ पे खड़ी है। कौन सा डॉक्टर, जिसकी तरफ मैंने कल विजिट किया। कौन सी बुक, विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, ये इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, जो कि और ये फिर कनेक्ट करते हैं आपके इस डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। और इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर दें तो इस चीज़ की सेहत पे कोई असर भी नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप पे स्टैंड कर सकती है, मगर अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर दें तो ये चीज़ अपने आप पे स्टैंड नहीं कर सकती। इसलिए से कहा जाता है ये डिपेंड करती है इस पे, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके जी। अच्छा, अब हम इसके बारे में एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ प्रिसाइज राइटिंग, जो आप प्रेसी राइटिंग करते हैं ना जी, भले आप CSS के स्टूडेंट हैं या UPSC के स्टूडेंट हैं या IELTS के एग्ज़ाम दे रहे हैं या PMS के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एडमिशन के लिए आप एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रेसी राइटिंग करते होंगे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग वो 1/3 कर देना, एक पैराग्राफ मिलता है, ठीक है। उसमें भी इस रिलेटिव प्रोनाउन का बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है, वो यूज़ क्या है, अभी हम एक सैम्पल पैराग्राफ के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये एक सैम्पल पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। इसकी हमने बनानी है प्रेसी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन सीखा, अब हम देखते हैं कि उसका हम क्या प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं एक पैराग्राफ की प्रेसी बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें रिलेटिव क्लॉजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो देखा हुआ है कि ये जो हैं वो रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास आते जा रहे हैं जी रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये है जी पूरी, बल्कि हम इससे कर लेते हैं, ये है जी हमारे पास पूरी रिलेटिव क्लॉज, ठीक है जी।
It belonged to a renowned artist whose paintings are displayed in galleries around the world. The rooms, which are filled with antique furniture, exude sense of timelessness. Visitors who are guided by knowledgeable designers marvel at the antiquity. The garden, which is meticulously maintained, blooms with vibrant flowers and fragrant herbs. The house, which has been preserved in its original state, offers a glimpse into the past, showcase the artist and creative spirit. अच्छा जी, अब ये सारी आ गई relative clauses, ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गए relative pronouns जो इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्हें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पीछे देखा, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, ये जो मेन क्लॉज होती है उसमें जो हमारा मेन नाउन या प्रोनाउन होता है, जो हमारा मेन नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हमें दे रहे होते हैं। इसके बारे में ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हाउस के बारे में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गार्डन के बारे में, ये विजिटर्स के बारे में, ये रूम्स के बारे में, ये आर्टिस्ट के बारे में और ये हाउस के बारे में, ठीक है। तो प्रेसी में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है। प्रेसी में आपको पता है कि आपने प्रेसी में क्या करना होता है, आपने जो है वो मेन इन्फॉर्मेशन जो है उसको लिखना होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे आपने फिल्टर आउट कर देना होता है। तो सबसे पहले जिस तरह जब आपने ये रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, जैसे ही आपने रिलेटिव प्रोनाउन देखा आपने कि उसने एक रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस की हुई है, एक एडिशनल, आपको पता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देता है। ये कॉन्सेप्ट सीखने का मकसद ये है कि आप डायरेक्टली इस तमाम चीज़ को उठा के एक्सक्लूड कर देंगे। आपको पता है अब ये किसी काम की चीज़ नहीं है, इसको कर दो एक्सक्लूड, इसको कर दो एक्सक्लूड, इसको क्या कर दो जी, एक्सक्लूड, इसको कर दो एक्सक्लूड, इसको कर दो एक्सक्लूड, ठीक है। सो अब मैं लिखता हूँ जी इसी पैराग्राफ की प्रेसी। मुझे पता है अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो अब मेरे पास काम की इन्फॉर्मेशन कौन सी रह गई, वो रह गई जी से इन तमाम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को निकाल के अब हमने एक साफ़ सुथरा हमारे पास जो है वो प्रेसी आ गई है, ठीक है। तो और फिर इसका एक और यूज़ ये है कि आपके पास जब वर्ड्स कम पड़ जाएं और आपने वर्ड काउंट को ज़्यादा करना हो तो आप इसकी मदद से वो है अपने जुमलों को ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, हु लगा के, हुम लगा के, उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा डिटेल दे के। सो दैट वाज द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। और अब हम देखते हैं जी अब हम देखते हैं अपना relative pronoun, pronouns used to refer to non-specific or unidentified people or things। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा जी अब इन एग्जाम्पल्स में देखें ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं रेफर टू, जो रेफर कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक और अनआइडेंटिफाइड पीपल ये चीज़ों को। अच्छा जी ये बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जांपल्स, सो इनमें हमने मार्क कर दिए हैं। समवन इज एट द डोर, इसमें समवन, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, इसमें नथिंग, समबडी, एनीबडी। डेफिनेशन क्या है, नॉन स्पेसिफिक और अनआइडेंटिफाइड पीपल और थिंग्स। समवन कौन है जी, हु, ये एक नॉन स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, एक अनआइडेंटिफाइड पीपल, ठीक है। नथिंग नॉन स्पेसिफिक थिंग है, समबडी अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एनीबडी अनआइडेंटिफाइड पर्सन। ऑल ऑफ द एप्पल्स आर स्वीट, कौन से एप्पल्स की बात हो रही है, नॉन स्पेसिफिक एप्पल्स, ऑल ऑफ द एप्पल्स, किसी स्पेसिफिक एप्पल, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है या नॉन स्पेसिफिक चीज़ की या अनआइडेंटिफाइड पीपल की। इस तरह का प्रोनाउन जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम आ जाते हैं जी अपनी आखिरी प्रोनाउन की टाइप की तरफ, जो कि है
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जी? आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी, इंतहाई आसान एग्जाम्पल्स आप देख लें जी। हु, विच एंड व्हाट। ठीक है, ये क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। सारे प्रोनाउंस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जो हमने शुरू में एक्सरसाइज हल की थी, उसके आंसर जो हमने लगाए वो क्यों थे। अब अभी तक आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, ये क्या है जी? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की दो किस्में होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसमें ये कौन सा है? सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है। द वुमन हु इज स्टैंडिंग, हु क्या है जी? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है हमने देख लिया। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों है? अगर यहाँ से हम माई सेल्फ को हटा दें, आई हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, हर्ट हुम, तो यहाँ पे सेंटेंस अपनी सोल खो रहा है, तो ये प्रोनाउन क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। ऑन दी अदर हैंड, दे बेक द केक देमसेल्व्स, अगर देमसेल्व्स को हटा दें, दे बेक द केक, केक पता चल रहा है कि इन्होंने बनाया, तो सेंटेंस अपनी सोल नहीं खो रहा। वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे खो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑल ऑफ द ऑरेंजेस वर जूसी, ऑल क्या है? किसी स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में बात नहीं हो रही, नॉन स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात हो रही है। सो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं हो रही, नॉन स्पेसिफिक चीज है। शी गेव द बुक टू मी। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये क्या है जी? ये पर्सनल प्रोनाउन भी और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। हाँ, यहाँ पे अगर ए बी और बोथ की जगह कोई और प्रोनाउन लिखा होता, फिर हम इन दोनों में से प्रेफर करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्यों करते? क्योंकि वो उसके सबसे ज़्यादा करीबी चीज़, ये तो एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें सब टाइप जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बट यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हम इसी को चूज करेंगे। और टेस्टों में ज़्यादातर होता ही यही है कि आपको एक दो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिए हुए होते हैं, बंदा कहता है ये भी बात ठीक है, वो भी बात ठीक है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो कि इंशाल्लाह अभी तक हो चुके होंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।